Focus. वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं द मैन हु सोल्ड हिज स्किन। मूवी की शुरुआत में सैम नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि लेबानन देश में रहता है। वो अपने साथ काम करने वाले किसी आदमी के साथ ही एक छोटे घर में रहता है। सैम जब भी अपने घर में होता है तो वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड अबीर की फोटो ही देखता रहता है, जिसने अब किसी और आदमी के साथ शादी कर ली है। सैम अभी भी इस बात की उम्मीद लगाए बैठा है कि किसी दिन वो और अबीर एक साथ हो पाएंगे। सैम और उसके साथ रहने वाला आदमी मुर्गियों के फार्म में काम करते हैं और वहां पर कमाकर अपना रोजी रोटी चलाते हैं। कभी कभी खास मौके मिलने पर वो आर्ट एग्जीबिशन चले जाते हैं। दोनों लोग मौका मिलने पर वहां खाना चुरा लेते हैं, जो कि एग्जीबिशन में आए खास लोगों के लिए होता है। ऐसे ही एक बार एग्जीबिशन के दौरान वहां काम करने वाली एक औरत को सैम और उसके दोस्त पर शक हो जाता है कि ये पक्का कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। वो औरत दोनों के नाम पूछती है, तभी वहां की मैनेजर सौर्या आ जाती है। फिर सौर्या उस औरत से कुछ बातचीत करती है जिसने सैम से उसका नाम पूछा था। इसीलिए मौका मिलते ही सैम वहां से रफू चक्कर। कुछ मिनट बाद ही सौर्या सैम के पास वापस पहुंच जाती है और बोलती है, क्या मैं आप लोगों का नाम जान सकती हूँ? अब सौर्या को पता लगता है कि सैम का नाम मेहमानों की लिस्ट में है ही नहीं, वो तो एक बिन बुलाए मेहमान है। अब जैसे ही सौर्या को पता लगता है कि सैम यहाँ खाना खाने के लिए आया है, तो वो बोलती है कि तुम एग्जीबिशन के खत्म होने तक यहाँ पर रुक सकते हो और फिर बचा खुचा खाना अपने साथ लेके जा सकते हो। सैम ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि सौर्या तो काफी दयालु है, लेकिन फिर भी बचा कुचा खाना अपने साथ ले जाने में वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है। फिर वो जल्द ही बाहर निकल जाता है। अब हम लोग जेफरी नाम के एक कलाकार को देखते हैं। जेफरी अपनी कला के लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि वो संसार में जो भी चीजें चल रही होती है उन चीजों को अपनी कला के जरिए दुनिया के सामने पेश करता है। वो अभी के समय में बहुत बड़ा कलाकार है, क्योंकि उसकी बनाई हर एक चीज 10 लाख डॉलर से भी ज्यादा में बिकती है। अब जेफरी को पता लगता है कि सैम तो एक गरीब आदमी है और सीरिया देश से आकर यहाँ पर बिना किसी पासपोर्ट के रह रहा है। जेफरी इस बात की वजह से सैम में दिलचस्पी लेने लगता है और वो जल्दी सैम को एक बार में लेके जाता है। जेफरी बताता है कि मैं तुम्हारी तरह बाहर से आए लोगों की समस्याओं के बारे में एक पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी कला के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि कैसे तुम जैसे लोगों को पासपोर्ट पाने में बहुत दिक्कत होती है। जल्दी सैम जेफरी को अपनी इच्छा के बारे में बताता है। वो बोलता है, मैं बेल्जियम जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड अपने पति के साथ बेल्जियम रहने चली गई। अब जेफरी सैम की इस मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। जब सैम पूछता है कि आप मुझसे चाहते क्या हो, तो जवाब में जेफरी बोलता है, मैं तुम्हारी पीठ पर एक पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। अगले दिन सैम काम के बाद घर वापस पहुंचकर बहुत खुश होता है। वो इतना खुश इसलिए है क्योंकि आज वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड अबीर के साथ वीडियो कॉल करने वाला है। वीडियो कॉल पर दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय बाद देख रहे होते हैं और बेचारे दोनों के बीच लगता है प्यार जैसे दोबारा आ गया है। अबीर बोलती है, मैं आजकल एक नई नौकरी ढूंढ रही हूँ, लेकिन तब तक के लिए मुझे अपने पति के साथ ही रहना पड़ेगा। ये बात सुनकर सैम को थोड़ा दुख होता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब अबीर और उसका पति एक दूसरे के साथ ज्यादा रहेंगे। तभी अबीर का पति जैद वहाँ पर आता है। वो अबीर को किस करता है। ऐसा होते ही अबीर वीडियो कॉल खत्म कर देती है। ये देखकर तो सैम का दिल पूरी तरह ही टूट जाता है और अब वो बेल्जियम जाने का तय कर चुका है और अब उसके पास बेल्जियम जाने का एक ही तरीका है, उसको जेफरी के लिए काम करना पड़ेगा। अब सैम पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करने वाली जगह पर पहुंचता है, जहां उसकी बात जेफरी के वकील से होती है। वकील कॉल पर समझाता है कि सैम, अगर तुम समझौते पर साइन करोगे तो तुम्हें अपने शरीर की त्वचा बेचनी होगी, जिसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। सैम को साथ ही बताया जाता है कि बाकी की जरूरी बातें समझौते में लिखी हुई हैं। अब ज्यादा सोचे समझे बिना सैम समझौते पर साइन कर लेता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि एक साइन अब उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है। अब अगले सीन में जेफरी सैम की पीठ पर शेंगेन वीजा का टैटू बना रहा होता है। शेंगेन वीजा एक ऐसा वीजा है जिसकी मदद से आसानी के साथ कुछ देशों में जा सकते हैं। ये टैटू बनाकर जेफरी दिखाना चाहता है कि सैम की तरह छुपकर किसी दूसरे देश से आए लोगों के लिए एक वीजा को पाना कितना मुश्किल है। अब जैसा कि इस वीजा को पाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, इसलिए सैम की पीठ पर बना टैटू जेफरी की बातों को बिल्कुल साफ साफ जाहिर कर रहा होता है। जेफरी बोलता है कि अब से तुम्हारी पीठ पर एक जिंदा कला बनी हुई है। ये पीठ पर बना वीजा सभी सीमाओं को पार कर जाएगा। अब शाम के समय सैम एक असली वीजा और पासपोर्ट के साथ घर पहुंचता है। जेफरी ने एक वीजा और पासपोर्ट इसलिए दिया था ताकि वो अपनी कला की एग्जीबिशन के लिए सैम को कहीं भी लेके जा सके। अगले दिन सौर्या और सैम एक एयरप्लेन में बैठे होते हैं और दोनों बेल्जियम जा रहे हैं। सैम इस बात से बहुत ज्यादा खुश है कि आखिरकार उसको अबीर से मिलने का मौका मिल ही गया। वो बेल्जियम के होटल में पहुंचकर अबीर को कॉल करता है, लेकिन अबीर उसकी कॉल नहीं उठाती।
फिर सैम की काफी कॉल्स करने के बाद अबीर आखिरकार सैम से बात कर लेती है। सैम साफ साफ देख पा रहा होता है कि अबीर का मूड बहुत ज्यादा खराब है। सैम बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन तभी उसकी बातचीत अधूरी रह जाती है क्योंकि बीच में अबीर का पति आ गया है। अबीर का पति बोलता है कि सैम, तुम बेल्जियम में आए हो तो तुम खाने के लिए हमारे घर जरूर आना, हम तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेंगे। फिर सैम अबीर से ज्यादा बात नहीं कर पाता और ना चाहते हुए भी उसको फोन काटना ही पड़ता है। इस सब के बाद सैम का फोटो शूट किया जाता है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि सैम इस फोटो शूट के लिए तैयार नहीं है। उसको इस तरह की फोटो शूट के लिए बैठना बड़ा अजीब लग रहा है। सैम थोड़ा ठीक ठाक महसूस करने के लिए फोटोग्राफर से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन इस सबका कोई फायदा ही नहीं होता और सैम की इस कोशिश की वजह से वहाँ के हालात ज्यादा अजीब हो जाते हैं। शूट खत्म होने के बाद सौर्य सैम को अपना फोन पकड़ाती है और बोलती है, तुम अपनी एक फोटो लेकर अपनी माँ को भेज दो, वो तुम्हारी काफी चिंता कर रही होंगी। अगले कुछ दिनों में सैम की पीठ पर बना टैटू पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। पूरी दुनिया में सैम और उसकी पीठ पर बने टैटू की बात ही चल रही होती है। सैम शहर में जहाँ भी जाता उसको हर बोर्ड पर टैटू की तस्वीर ही मिल रही होती है। शहर के हर कोने में सैम की पीठ पर बनाया टैटू छाया हुआ है, पर बेचारे सैम को आर्ट एग्जीबिशन के दौरान घंटों घंटों तक बिठाया जाता है। जैसा कि सैम को देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसलिए सैम के हिलने पर या फिर किसी भी फैन से बातचीत करने पर सैम को डांट भी लगती है। सैम को वापस अपनी जगह पर भेज दिया जाता है और उसको महसूस होता है कि यार, मेरा तो अपना शरीर है ही नहीं, मेरे शरीर पर तो मेरा कोई हक ही नहीं है। अब सैम अपनी 1 साल पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रहा होता है। वो अपनी पुरानी जिंदगी की यादों में खो जाता है। 1 साल पहले की सीरिया में चल रही जंग के दौरान सैम सीरिया देश के किसी शहर राका में रह रहा था। जंग जरूर चल रही है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड अबीर की वजह से काफी खुश है। एक दिन सैम और अबीर एक बस में मिलते हैं और तभी सैम को पता चलता है कि अबीर किसी दूसरे आदमी के साथ बाहर घूमने जा रही है। तभी अबीर बोलती है कि मैं उस आदमी से अपनी मर्जी से नहीं मिल रही हूँ, मुझे अपनी माँ की वजह से उस आदमी से मिलना पड़ रहा है। वो आगे बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और उस आदमी से शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अब सैम मजाक मजाक में अपने घुटनों पर बैठ जाता है और मजाक करते हुए बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सैम अब खड़ा होकर बोलता है, क्या बस में कोई पंडित है जो हम दोनों की शादी अभी के अभी करवा दे? बस में बैठा एक आदमी हंसकर कोई गाना गाने लगता है और बाकी सभी लोग उस गाने पर डांस करने लगते हैं। अगले सीन में सैम अपने घर पर होता है, लेकिन अचानक ही 2 पुलिस वाले आते हैं और सैम को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। पुलिस वालों को लग रहा होता है कि सैम कोई क्रांतिकारी है, क्योंकि सैम ने बस में आजादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। एक पुलिस वाला सैम के पास आता है और बोलता है, तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करना चाहते हो। उस देर में वो पुलिस वाला चुपचाप सैम से भागने को बोलता है। अब पता लगता है कि ये पुलिस वाला सैम के पापा का दोस्त हुआ करता था। पुलिस वाला बोलता है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम बेकसूर हो, लेकिन अगर किसी भी तरह तुम पर लगाए इल्जाम सच साबित हो गए तो तुमको फांसी दी जाएगी। इसलिए फिर जब कोई आसपास नहीं होता तब सैम खिड़की से कूदकर अबीर से मिलने भाग जाता है। अबीर के घर पर एक आदमी अपने परिवार के साथ आया हुआ है। वो आदमी अबीर को शादी के लिए देखने आए हुए हैं। अबीर सैम को देखती है और जल्दी भागकर सैम के पास पहुंच जाती है, लेकिन जल्दी अबीर को पता लगता है कि सैम वहां ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता। सैम बताता है कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे सीरिया देश छोड़कर भागना होगा, क्योंकि सरकार ने मुझको एक आतंकवादी घोषित कर दिया है। सैम को बचाने के लिए अबीर उस आदमी को बुलाती है जो उससे शादी करना चाहता है और जो अभी उसके घर पर आया है। इस आदमी का नाम जैद है और ये आदमी सीरिया एम्बेसी के लिए काम करता है। फिर अबीर उसको बताती है कि सैम मेरे साथ पढ़ाई करता था और मेरा अच्छा दोस्त भी है। अबीर जैद को सभी चीजें समझाते हुए बोलती है, क्या तुम मेरे दोस्त की मदद करने के लिए तैयार हो? क्या कुछ कर सकते हो? लेकिन जैद को इस बात पर भरोसा नहीं होता कि सैम बेकसूर है और उसने कोई गलत काम नहीं किया है। बेचारे सैम के पास कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वो अबीर को बाय बोलकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सैम की बहन गाड़ी चलाकर लेबानन देश में जा रही है। बॉर्डर पर सिपाही उसको रोक देते हैं और फिर गाड़ी की जांच करने में लग जाते हैं। सिपाही ये देखना चाहते हैं कि वो कोई गैर कानूनी चीज या कोई गैर कानूनी इंसान को अपने साथ तो नहीं लेके जा रही है। सिपाहियों को वैसे कुछ खास नहीं मिलता, इसलिए वो सैम की बहन को देश में जाने देते हैं। तभी कुछ दूर जाकर सैम सीट के नीचे से बाहर आता है और पता लगता है कि सैम सारा टाइम सीट के नीचे छुपा हुआ था। अब सैम के ऊपर जान का तो कोई खतरा है नहीं, लेकिन वो बिना किसी पासपोर्ट के एक नए देश में आ चुका है और उसकी किस्मत तो देखो, अबीर भी अब उसके साथ नहीं है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं सैम अपने महंगे होटल के कमरे में आराम कर रहा होता है। अचानक एक आदमी उसका दरवाजा खटखटाता है। यह आदमी सीरिया से आया हुआ है और इस आदमी को सीरिया की सरकार ने भेजा है। वो आदमी बोलता है, जो भी बुरी चीजें तुम्हारे साथ हुई है उसके लिए हम जेफरी को गुनहगार साबित करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी गवाही की जरूरत है। लेकिन सैम उस आदमी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। सैम इस बात से गुस्सा है कि कुछ समय पहले तो सीरिया की यही सरकार
यार मुझे मारना चाहती थी, लेकिन अब तुम लोगों की मुझसे ही मदद मांग रहे हो। अब रात होने पर सैम अपनी माँ को कॉल करता है, जो कि अपने बेटे को लेकर काफी चिंता में है। सैम की माँ बोलती है, हमारे सभी रिश्तेदार इस बात से बहुत गुस्सा हैं कि तुमने पैसों के लिए अपने शरीर को बेच दिया। ये बात सुनकर सैम अपनी माँ को समझाता है कि मम्मी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो लोग मुझसे जल रहे हैं क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पहुंच चुका हूँ जहाँ वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगले दिन सैम अबीर के घर का पता लगाता है और जल्दी वहाँ पहुंच जाता है। अबीर सैम को बाहर खड़ा देखकर हैरान हो जाती है। सैम अबीर को झूठ बोलता है कि मैं आर्ट एग्जीबिशन करने वाली कंपनी के लिए एक छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, उन्हीं की वजह से मैं बेल्जियम आया हूँ। दोनों आशिक फिर एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि अबीर का पति उन दोनों को देख रहा है। सैम को अच्छे से समझ आ जाता है कि अबीर अब उसके साथ नहीं आ सकती, लेकिन सैम फिर भी अबीर से वादा करता है कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझको बता सकती हो। अगले सीन में जैद अबीर को लेकर एक एग्जीबिशन में आता है, क्योंकि वो ये बात साबित करना चाहता है कि सैम ने अपनी नौकरी के बारे में उससे झूठ बोला था। अब सच का पता लगते ही अबीर घबरा जाती है और साथ ही साथ सैम की चिंता भी करने लग जाती है। ज़ियाद सैम की बेइज्जती करने लगता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच झगड़ा भी शुरू हो जाता है। गुस्से में जैद एक बहुत ज्यादा महंगी पेंटिंग तोड़ देता है, इस वजह से जैद को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। इसी बीच जेफरी का वकील सैम को बचा लेता है। अब रात के समय अबीर सैम के होटल वाले कमरे में आती है और जो सब आज हुआ था उस बारे में बात करने लग जाती है। तभी जैद का फोन आता है और हमें पता लगता है कि जैद ने जबरदस्ती अबीर को यहाँ पर भेजा है ताकि अबीर सैम को पटा सके और जैद जेल से निकल पाए। जैसे सैम को इस बारे में पता लगता है तो वो बोलता है कि कानूनी चीजें मेरे हाथ में नहीं है और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये सब बोलने के बाद भी सैम अगले दिन सभी को बोलता है, अगर तुम जैद को जेल से नहीं निकलवाओगे तो मैं सीरिया की सरकार के साथ हाथ मिला लूंगा, मैं उनकी मदद करूंगा, जिसकी वजह से जेफरी को पक्का कोई सजा मिलेगी। इस बात की वजह से ना चाहते हुए भी ज़ियाद को जेल से निकलवा दिया जाता है। अब सैम जेफरी की कोई चीज बनकर नहीं रहना चाहता। वो भागने के लिए एक प्लान बनाता है और कहता है कि मेरी माँ बीमार है और मुझे उनको देखने जाना है। लेकिन सौर्य को अच्छे से अंदाजा है कि सैम तो बहाने बना रहा है। अब बार बार सैम को आर्ट एग्जीबिशन के लिए ले जाया जाता है। बेचारे सैम को एक निर्जीव चीज की तरह सभी के सामने घंटों तक बैठा जाता है। अब जेफरी का ध्यान इस बात पर जाता है कि सैम की पीठ पर एक पिंपल निकल आया है। जेफरी घबराकर बोलता है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, तुम मेरी बनाई कला का ठीक से ध्यान नहीं रख सकते क्या। इसके बाद सैम का इलाज करने के लिए उसको हॉस्पिटल लाया जाता है। रात के समय अबीर सैम को कॉल करती है और पूछती है, सैम तुम कैसे हो और तुम ठीक तो हो ना। लेकिन सैम को ये बात समझ आ गई है कि ये प्यार वाली बातें करके मैं अपनी अबीर को दुख पहुंचा रहा हूँ, ऐसे में तो वो बेचारी मुसीबत में पड़ जाएगी। इसलिए सैम झूठ बोलता है कि मुझे सौर्य से प्यार हो गया है और ऐसा बोलते ही वो कॉल काट देता है। इसके बाद सैम अपने परिवार से एक कॉल पे बात करता है। पूरा परिवार बहुत खुश है कि सैम ने उन्हें पैसे भेजे हैं। सैम की बहन और उसकी बहन का पति एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं कि उनके पास खाने पीने के लिए अब बहुत सारा खाना है। हालांकि कुछ ही देर में सैम का ध्यान इस बात पर जाता है कि उसकी माँ के दोनों पैर काट दिए गए हैं। सैम की माँ बताती है कि एक दीवार के गिरने की वजह से मैंने अपने दोनों पैर खो दिए। सैम को बहुत बुरा महसूस होता है। वो सोचता है कि मैं कर क्या रहा हूँ जिंदगी में, ना ही मैं घर वालों को देख पा रहा हूँ, ना ही अपना कुछ कर पा रहा हूँ, बस एक आर्ट की पीस की टुकड़े की तरह लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ। वो अपनी माँ को कॉल तो काफी करता था, लेकिन हमेशा अपनी जिंदगी और दुख की बातें करता रहता था। सैम अब इस बात से बहुत शर्मिंदा है कि उसने कभी भी अपनी माँ के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अब वो इस जिंदगी से थक हार कर वापस अपने घर जाना चाहता है। अगले दिन बेचारे सैम को पता चलता है कि किसी अमीर आदमी ने सैम को 100 लाख यूरोज में खरीद लिया है। तभी एक रिपोर्टर पूछता है कि आप लोग एक ऐसी कला को कैसे बेच पाएंगे जो किसी इंसान के शरीर से जुड़ी हुई है। इस बात के जवाब में सौर्या आगे आती है और बोलती है, हमने ऐसा करने के लिए कानून का इस्तेमाल किया है जिसकी मदद से हम इंसानों को भी बेच खरीद सकते हैं। इसके लिए हम स्विट्जरलैंड गए और वहाँ थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लिया और हम लोग इस काम को पूरा कर पाए हैं। अब अगले सीन 9 महीने बाद का दिखाया जाता है। सैम की नीलामी की जा रही होती है और लोग उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कीमत देने को तैयार होते हैं। अचानक ही सैम के दिमाग में कुछ आता है और वो अचानक ही सभी लोगों को गालियां देने लगता है। ईयरफोन निकालता है और लोगों को लगने लगता है कि ये कोई बम है, जिसकी वजह से सभी लोग भाग जाते हैं। सैम ऐसा करके पागलों की तरह हंसने लगता है, लेकिन आखिर में वो बेचारा जेल में पहुंच जाता है। सैम लगभग पागल ही हो चुका है। जैसा उस बेचारे के साथ किया गया उससे वो अब बिल्कुल तंग आ चुका है। सैम के हाल इतने बुरे हो चुके हैं कि जब वकील उसको जेल से निकलवाने के लिए आता है तब सैम बोल देता है कि मैं यही रहना चाहता हूँ, मैं बाहर नहीं आना चाहता। लेकिन जैसे सैम देखता है कि अबीर भी बाहर आई है, इसलिए वो बात करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अबीर वकील की बातें सैम को अच्छे से समझा रही होती है। वो साथ ही बताती है कि मैंने अपने पति को छोड़ दिया है और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अब वो लोग काफी समय साथ बिताते हैं।
फिर वो लोग काफी सोचते हैं कि अब उनको आगे क्या करना चाहिए। वो अपने अगले डिसीजन के लिए काफी सोच में पड़ जाते हैं। वैसे अब उन दोनों का साथ रहने का समय तो आ ही चुका है। अब सभी लोग अदालत में हैं और सैम का वकील सैम के लिए बेल मांग रहा होता है। वैसे तो सैम खुद भी इस चीज के खिलाफ है, लेकिन तभी जज कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिससे वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जज बोलता है, सैम तुम्हारा वीजा खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हें वापस सीरिया भेजा जाएगा। इस बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यही हमारा कानून है और कानून को कोई नहीं बदल सकता। बाहर रिपोर्टर सैम से पूछते हैं कि क्या आप डरे हुए हैं क्योंकि आपकी कीमत तो लाखों डॉलर्स की है, लेकिन जवाब में सैम सिर्फ यही बोलता है कि मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मैं वापस घर जाऊंगा। कुछ हफ्तों के बाद सौर्य अपने लैपटॉप पर एक वीडियो देख रही होती है। सैम के गद्दार होने की वजह से सीरिया के आतंकवादियों ने उसको जान से मार दिया। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। पता लगता है कि सैम की पीठ से चमड़ी को अलग कर दिया गया था और फिर वीजा वाले टैटू को आतंकवादियों ने काले बाजार में बेच दिया, लेकिन फिर भी टैटू को किसी तरह से ढूंढकर वापस बेल्जियम में लाया गया है। अब जेफरी को दिखाया जाता है जो 2 आदमियों से किसी म्यूजियम की दीवार पर सैम वाला टैटू लगाने के लिए बोल रहा होता है। मरने के बाद भी बेचारा सैम एक दिखावे की चीज बनकर रह गया। अब दिखाया जाता है कि सैम असल में मरा नहीं है, वो तो अपने गांव में अबीर के साथ बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। म्यूजियम में लगाई गई त्वचा असली सैम की त्वचा नहीं है, वो तो बिल्कुल ही नकली है जिसको जेफरी ने बनवाया। जेफरी को पहले ही पता था कि वो सैम को ज्यादा लंबे समय तक अपने काबू में नहीं कर पाएगा। सैम के मर जाने वाली नकली कहानी ने टैटू की कीमत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और आखिरी सीन में सैम और अबीर साथ में है और अपनी आजादी के लिए मजे कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी आपको मूवी कैसे लगी, स्टोरी कैसे लगी, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।